गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है ई रूपी, जो है इंडिया की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। आप इसे इंडिया का बिटकॉइन समझ सकते हैं। और मेरे और एंडी के पास आ गया इसके पायलट में पार्ट लेने का इनवाइट। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ई रूपी क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, इसके क्या फायदे और नुकसान है, और ये नॉर्मल यूपीआई और वॉलेट से कैसे अलग है। इसके अलावा हम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, जैसे कि इसमें क्या 2000 रुपए का नोट चलता है, इसमें छुट्टे कैसे मिलते हैं, क्या जो नोट मैंने एंडी को दिया उसके पास वही नोट पहुंचता है, एंड लास्टली जानेंगे कि क्या अब आरबीआई आपके हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाएगा। तो वेलकम जागरूक जनता एलएलए के इस नए एपिसोड में, एंड लेट्स डिकोड ई रूपी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैन करना नहीं चाहते हैं। A currency is a currency only when it is issued by the central bank. वो होलसेल और रिटेल के ऊपर पायलट हो रही है, उसमें कुछ क्या है ये ई रूपी? तीन टर्म्स है जो आप अलग अलग सुनोगे, ई रूपी, डिजिटल रूपी एंड सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तीनों का मतलब सेम ही है, लेकिन अपने वाले ई रूपी को इस ई रूपी से कंफ्यूज नहीं करना है। ये वाला जो ई रूपी है ये डिफरेंट है, ये एक प्रीपेड पेमेंट सिस्टम है, लेकिन उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो ई रूपी होता क्या है? जैसे ये बैंक नोट है, इसी तरीके से ई रूपी भी एक सॉवरेन बैक्ड करेंसी है। इसका मतलब इसे आरबीआई इश्यू करता है और ये आरबीआई की बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखाई देती है। जिस तरह से आप ये नोट ले जाकर कहीं भी खरीदारी कर सकते हो, उसी तरीके से ई रूपी ले जाकर भी आप किसी को पेमेंट कर सकते हो, और इस देश के सारे नागरिक, एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट इस नोट का यूज करके अपनी वैल्यू को स्टोर करके रख सकती है। जिस तरह ये नोट एक लीगल टेंडर है, यानी कानूनी मुद्रा है। इसका मतलब आप ये नोट किसी को भी दोगे एज अ पेमेंट तो वो एक्सेप्ट करेगा, रिटर्न में आपको सामान देगा, बैंक के पास लेके जाओगे, 500 रुपये दोगे, 100 के 5 नोट मांगोगे तो बैंक आपको देगा। उसी तरीके से ई रूपी या डिजिटल रूपी को ले जाकर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति, चाहे इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट हो, वो जो अपनी वैल्यू स्टोर करनी है वो ई रूपी में कर सकता है। जैसे आप अपनी सैलरी ई रूपी में एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई भी ई रूपी अगर आप ले जाएंगे, चाहे बैंक के पास, चाहे किसी बिजनेस के पास, और उसके अगेंस्ट कुछ सामान मांगेंगे, या उसके अगेंस्ट आप कैश मांगेंगे, या फिर बैंक से एफडी या फिर डिमांड ड्राफ्ट की डिमांड करेंगे, तो वो आपको देना होगा जस्ट लाइक रेगुलर नोट्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ई रूपी भी कैश की तरह फंजेबल है। इसका मतलब इसे एक्सचेंज किया जा सकता है। अब आप कैश तो किसी को भी दे सकते हो, चाहे उसके पास बैंक अकाउंट हो या नहीं हो। आप चाहे किसी बहुत दूर के गांव में, किसी जंगल में जाकर किसी आदमी से मिलो और उसको कुछ कैश देके उससे कुछ सामान चाहो तो ले सकते हो, या उसे जनरली कैश दे सकते हो। उसी तरीके से आप ई रूपी भी बिना बैंक वाले को भी दे सकते हो। अभी ये फैसिलिटी लाइव है या नहीं उसको आगे अपन डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट इसे इसलिए लेकर आना चाहती है क्योंकि वो मनी प्रिंटिंग की कॉस्ट और ट्रांजैक्शन को वेरिफिकेशन करने की जो कॉस्ट आती है उसे और कम करना चाहती है। ई रूपी और बिटकॉइन में क्या फर्क है? अगर बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जो पब्लिक ब्लॉकचेन को यूज करती है। वहीं ई रूपी एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है जो प्राइवेट ब्लॉकचेन को यूज करती है। अगर आसान भाषा में समझे तो बेस टेक्नोलॉजी बिटकॉइन की और ई रूपी की दोनों की सेम है, लेकिन बिटकॉइन को कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करता, उसमें एनोनिमिटी रहती है। एंड चूंकि बिटकॉइन सेंट्रली किसी गवर्नमेंट के द्वारा बैग्ड नहीं है, तो उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। वहीं ई रूपी आरबीआई के द्वारा बैग्ड है, यानी आरबीआई इसके डेटा को, इसके ट्रांजैक्शंस को देख सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और साथ ही साथ भारत में जहां क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम एक लीगल टेंडर नहीं है, ये एक लीगल टेंडर है। इसका मतलब इंडिया में जहां बाकी क्रिप्टो करेंसी जैसे उनका भाव ऊपर नीचे जाता है, आप उसे बेचते हो और आपको प्रॉफिट हुआ तो उस पर आपको 30% टैक्स देना होता है, क्योंकि वो डिजिटल एसेट की श्रेणी में आते हैं। वहीं ई रूपी तो जस्ट लाइक कैश, अब चाहे कैश का डॉलर के अगेंस्ट भाव ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना। ई रूपी दिखता कैसा है? तो वैसे तो ई रूपी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, वो आरबीआई के किसी सर्वर में एक कोड का पीस हो सकता है, लेकिन जस्ट फेमिलियरिटी के लिए आरबीआई ने ई रूपी के चित्र जारी किए हैं। ई रूपी के भी आपको वो ही डिनोमिनेशन मिलते हैं जो रियल लाइफ में मिलते हैं, यानी 50 पैसे और 1 रुपए का कॉइन है, और 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट हैं। जिस तरह से रेगुलर नोट्स पर आपको आरबीआई लिखा हुआ और गवर्नर के सिग्नेचर मिलेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोनों ही नोटों में ये लिखा है कि मैं धारक को X रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब आप समझ रहे हैं, रेगुलर नोट्स को इस डिजिटल नोट्स के साथ एकदम तालमेल से बनाया गया है। अब ये जो पेपर करेंसी है इसको अपन बोलते हैं नोट, उसी तरीके से ये जो डिजिटल करेंसी है इसे बोला जाता है टोकन। मतलब 500 रुपए का नोट, 500 रुपए का टोकन। ई रूपीज को यूज कैसे करें?
डिजिटल रुपी को यूज करने के लिए आपको चाहिएगी एक डिजिटल रुपी ऐप। उसके लिए अगर आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर सर्च करेंगे डिजिटल रुपी, तो बहुत सारे बैंक्स की आपको डिजिटल रुपी ऐप्स मिल जाएगी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जैसे आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे कुछ भी यूज़ करेंगे, हर एक ऐप का यूआई अलग अलग है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप कोई सी भी ऐप देखेंगे, सबका यूआई आपको सेम दिखेगा। मतलब केवल बैंक की ब्रांडिंग की गई है, फर्स्ट सेकंड स्क्रीन में थोड़े से कलर्स चेंज किए गए हैं, लेकिन बैकएंड मुझे लगता है पूरा के पूरा आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, हो सकता है कि आप जब ये ऐप डाउनलोड करें और रजिस्टर करने की कोशिश करें तो आपको एरर दिखे, क्योंकि ये अभी सारी पब्लिक के लिए रोल आउट नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे एडिटर रोहन ने अपनी ऐप पर लॉगिन करने का ट्राई किया तो उसके पास एरर आ गया। मेरे और एंडी के पास तो स्पेसिफिकली हमारे बैंक की तरफ से इन्विटेशंस आए थे। अगर आपके पास इन्विटेशन आ चुका है तो आप इनमें रजिस्टर कर सकते हैं, अगर अभी तक नहीं आया तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, आता ही होगा। अच्छा, एक और बात, जब मैंने आईसीआईसी ऐप्स के डिजिटल रुपी के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े तो उसमें लिखा था कि दिस ऐप कैन ओनली बी यूज्ड बाय आईसीआईसीआई यूजर्स, यानी आपका आईसीआईसी में कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए तभी इस ऐप को यूज कर पाओगे। बट जैसी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है और आरबीआई ने भी अपने विजन डॉक्यूमेंट में लिखा है, ये एक फंजेबल टोकन है। इसका मतलब ये एक रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट किसी के पास बैंक में अकाउंट ना भी हो तब भी वो डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट कर सकना चाहिए, तब इसकी रियल पावर सामने आएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी सिम को वेरीफाई करें, फिर ऐप आपसे बायोमेट्रिक पिन या फिर पैटर्न सेट करने को कहेगा। उसके बाद 6 डिजिट का वॉलेट पिन आपको ऐड करना है। नेक्स्ट ऐप में जिस भी बैंक की ऐप आपने यूज करी है, उस बैंक में आपके जितने भी अकाउंट्स हैं उस पर्टिकुलर नंबर से रजिस्टर्ड, वो आपको दिखाई देंगे। तो अपना अकाउंट सेलेक्ट करिए, अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालकर अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए एंड दैट्स इट। तो ये है आपका ई रुपी वॉलेट। मेरे इस वॉलेट में 10 रुपए हैं। जिस तरह से फिजिकल नोट पर आपको ये नंबर दिखाई देता है, उसी तरीके से हर एक ई रुपी पर भी आपको एक यूनिक नंबर दिखाई देगा। आप ये इस तरह से सीरियल नंबर देख सकते हैं। पैसा वॉलेट में ऐड करने के लिए आप लोड पर जाइए, कितना रुपए ऐड करना है वो या तो यहाँ पर मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं, से 100 रुपीज़, या फिर आप जो वैल्यू की करेंसी ऐड करना चाहते हैं, चाहे 2 रुपये का एक, 5 रुपये का एक, 50 रुपये का एक, 100 रुपये का एक, और अगर कॉइन भी कुछ ऐड करना है तो ये मैंने 2 कॉइन भी ऐड कर दिए। एंड लोड डिजिटल रुपी, आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे। जो आपका लिंक्ड बैंक है आप डायरेक्टली उससे करना चाहते हैं या फिर अदर यूपीआई ऐप्स के थ्रू करना चाहते हैं। इसके अंदर यहाँ पर 2000 का नोट भी है, तो मैं चाहूँ तो 2000 रुपये का नोट भी अपने इस वॉलेट में ऐड कर सकता हूँ। तो चलो ये 2000 रुपये का नोट अपन ऐड कर देते हैं। तो देखो, अब मेरे वॉलेट में एक 10 रुपये का नोट है और एक ये 500 रुपये का नोट क्यों ऐड हो गया? ओह, 2000 का नोट ऐड किया तो 500 रुपये के 4 नोट ऐड हो गए। एक रीज़न ये हो सकता है कि अभी अगर ये पहले फेज में रोल आउट किया होगा ना, बिफोर द 2000 रुपी नोट गॉट बैंड, तो तब होगा। अब जिसके पास वो 2000 के नोट ई रुपी में पड़े हैं उससे आ सकते हैं, लेकिन अब आप नहीं खरीद सकते। हाँ, तो ये रोहन ने अच्छा सजेशन दिया है कि हो सकता है क्योंकि ये 2000 नोट डीमोनेटाइज होने से पहले से ही ये ऐप आ गई थी, तो हो सकता है कुछ दुकानदारों के पास या कुछ यूज़र्स के पास ऑलरेडी इसमें 2000 के नोट हों, तो उनसे हमारे पास ज़रूर आ सकता है, लेकिन अब हम और बैंक से नहीं ले सकते 2000 के नोट। अच्छा, एक और चीज़ ट्राई करते हैं, जैसे कि अपन पेटीएम में 13 रुपये 25 पैसे भी ऐड कर सकते हैं, तो क्या इसमें ऐसा कुछ अमाउंट ऐड कर सकते हैं क्या? 13 पॉइंट मैं 25 ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो जनता, मेरे पास मैंने 13 रुपये 25 पैसे मांगे थे, लेकिन 13 रुपये ही हुए, तो मुझे लगता है वो नियरेस्ट 50 पैसा डिनोमिनेशन में इसको राउंड ऑफ कर देता है। तो ये पूरे पैसे मैंने रिडीम करने के लिए सारे नोट सेलेक्ट कर लिए और मैंने रिडीम पर क्लिक किया, अपना अकाउंट सेलेक्ट किया एंड रिडीम पर क्लिक किया। कौन कौन से नोट कितने आ रहे हैं वो डिटेल आ गई मेरे पास, और ये मैं रिडीम कर रहा हूँ। रिडीम करने के लिए भी पिन डालना पड़ेगा। गए पैसे बैंक में। तो जनता, अपन को ये समझ आ गया कि इसमें 2000 रुपये का नोट आता नहीं है, बस दिखता है, और ये भी समझ आ गया कि 50 पैसे के मल्टीपल में इसमें पैसे लोड किए जा सकते हैं। अब एक ट्रिविया आपसे पूछता हूँ, तो जनता ये बताओ, अगर मुझे 50 पैसे से लेकर 500 रुपये तक के जितने भी नोट्स और सिक्के हैं, जैसे 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, फिर 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट एंड सो ऑन टिल 500 रुपये का नोट, सारे ही एक ही ट्रांजैक्शन करके इसमें लोड करने हैं, तो वो मिनिमम नंबर क्या होगा जितना मैं लोड करूं और मेरे पास सबके एक एक नोट आ जाएं? तो 1 मिनट वीडियो पॉज करो, नीचे कमेंट करो पहले नंबर क्या आपके हिसाब से है, फिर मैं आगे आंसर बताता हूं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं 888 रुपीज 50 पैसे ऐड करता हूं तो मेरे पास सारे नोट्स और सारे कॉइन एक एक आ जाने चाहिए, क्योंकि 500 से लेकर 50 पैसे तक की अगर हम जोड़ करें
तो वो 888 रुपीज 50 पैसे होता है। लेट्स ट्राई। तो लोड पर जाके मैं डाल देता हूँ 888 रुपीज 50 पैसा, ठीक है। बैंक से डालते हैं, ये आ गए हैं मेरे पास, डन। नाउ लेट्स सी द वॉलेट। तो 2 रुपए का एक नोट, 5 रुपए का एक नोट, 10 रुपए का एक नोट, 20 रुपए का एक नोट, 50 पैसे का एक टोकन और 500 रुपए का एक टोकन, सारे एक एक आ गए। तो शगुन के 888 रुपए 50 पैसे। आप चाहो तो मुझे भी भेज सकते हो। तो चलो अब पैसे भेजने का ट्राई करते हैं और पैसे भेजने के लिए बुला लेते हैं एंडी को, क्योंकि भेज के कहीं इधर उधर भाग ना जाए, यहीं बिठा लेता हूँ पास में। तो जब तक एंडी आ रहा है, इस वीडियो को लाइक कर दो अच्छा लग रहा है तो, और हमारे दोनों न्यूज़लेटर्स द सक्सेस सर्कल जो एम्प्लॉयज़ को बनाता है, जागरूक हर मंडे आता है, एंड फ्यूचर एंड एआई, दोनों को सब्सक्राइब कर लो, बहुत वैल्यू मिलने वाली है, कंप्लीटली फ्री है, लिंक पिन कमेंट में। तो पैसे भेजने के लिए सिंपली आपको जाना है सेंड ऑप्शन में। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप QR कोड स्कैन कर सकते हो या कॉन्टैक्ट नंबर से भेज सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप सर्च करोगे तो वही व्यक्ति को भेज पाओगे जिसके पास एक डिजिटल वॉलेट हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं रोहन सर्च कर लेता हूँ और रोहन को भेजने के लिए वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि भाई रोहन के पास डिजिटल वॉलेट है नहीं, एंडी के पास है लेकिन भेज नहीं रहा, अभी उसको आने दो पहले। 12 seconds later. आ जाएंगे। लगा दे चेयर। तो अब एंडी आ गया है, तो इसका आपने देखा मैं इसका फ़ोन नंबर से तो ऐड कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके QR से भी ऐड कर सकते हैं। एक बार अगर एंडी कलेक्ट पे क्लिक करेगा, जैसे आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे से भेजते हो, कलेक्ट पे क्लिक करने पे मुझे इसका QR स्कैन करना है, एंड ये भी एंडी आ गया यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पे सेंड डिजिटल रुपी कर सकता हूँ। तो चंदा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि मैं एंडी को भेजता हूँ एक नोट, और उस नोट का जो सीरियल नंबर है चेक करते हैं कि जो मेरे पास नोट का नंबर था एंडी को भेजने के बाद उसकी ऐप में भी उसको वही नंबर दिखता है क्या। ठीक है, डन, आ जाओ। ठीक है, बहुत सारे रुपए भेज रहा हूँ, 2 रुपए भेज के देखता हूँ। पैसा ही 2 रुपए यार, ये बड़ा नोट भेजो ना, ऐसा क्या कर रहे हो? तो ये 2 रुपए का अब यहाँ पे सीरियल नंबर दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसे करके 691, चलो ऐसे करके दिख जाएगा, लास्ट में 691। ठीक है, इसको अपन सेंड करेंगे एंडी को। सेंड, अच्छा बाय द वे मैंने एंडी को पहले भी रुपए भेजे हुए हैं, तो यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है एंडी, सीधा भेज देते हैं। सेंड 2 रुपए, 691 वाला नोट भेजा है मैंने इसको 2 रुपए का। सेंड, लेट्स सी, आ गए मेरे पास 2 रुपए। मैं जाता हूँ अपने वॉलेट में, और यस 691 वाला ही नोट मेरे पास तो आया। ऐसे तू ऐसे कर दे 691। तो मेरा 2 रुपए का नोट गया और एंडी का सेम नोट आया है। अब मान लो मुझे एंडी को 2 रुपए नहीं, उससे बहुत ज्यादा 4 रुपए देने हो, तो मैं कैसे दूंगा, क्योंकि मेरे पास मिनिमम नोट है 5 रुपए का। तो इस केस में ये होगा कि जो मेरा 5 रुपए है वो जाएगा मेरे बैंक के पास, बैंक से 4 रुपए जाएंगे एंडी के पास, और जो चेंज बचेगा वो मेरे पास आ जाएगा। मतलब ये डिनोमिनेशन का जो नोट है वो बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, और बैंक से 2 अलग अलग नोट या कॉइन या जो भी चेंज है वो रेस्पेक्टिवली एंडी के पास जाएंगे, और रिटर्न का चेंज मेरे पास आएगा। लेट्स ट्राई। 4 रुपए, रुपए आ गए हैं, 2 आपने पहले भेजे, 4 अभी भेजे। तो 2 रुपए के एंडी के 3 कॉइन्स हो गए, और मेरा 5 रुपए का नोट गया, और कॉइन में पहले मेरे पास 1 रुपए का एक ही था, अब मुझे लगता है 1 रुपए के अब 2 हो गए, तो ये चेंज मेरे पास आ गया। एंड यहाँ पे आप अपना बैलेंस भी देख सकते हो। तो एंडी को टोटल मिला के मैंने 6 रुपए भेजे, तो 888 रुपीज़ 50 पैसे से घट के अब ये हो गया है 882 रुपीज़। अच्छा, अब लास्ट एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं इसी QR कोड को यूज़ करते हुए एंडी को पेटीएम या गूगल पे पर पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ उसके QR पे। Verification failed. You cannot send the money to this beneficiary as the beneficiary does not have active digital rupee wallet. तो अभी यूपीआई और डिजिटल रुपी आपस में लिंक्ड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये न्यूज़ जारी करी है कि जल्द ही ये इंटरचेंजेबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब सून आप अपने डिजिटल रुपी से यूपीआई QR कोड पर भी पेमेंट कर पाओगे। तो अब लास्ट इसमें सिक्योरिटी फीचर्स चेक कर लेते हैं। तो हम दोनों वॉलेट में हैं और स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंडी के पास है आईफोन और मेरे पास है एंड्रॉइड। तो एंडी का तो स्क्रीनशॉट आ गया, मेरे एरर दिखा रहा है, एंड्रॉइड में बेटर सेफ्टी है। एंड लास्टली हमने इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की भी कोशिश करी, एंड एज यूजुअल बाकी बैंक ऐप की तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो एक्सेप्ट होम स्क्रीन के अलावा कुछ भी उसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। नहीं, तो देखो मेरे यहाँ पे ऐसा एरर आ रहा है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते आप।
आईफोन में यहाँ बेटर सिक्योरिटी है। हाँ। ठीक है, चलो अबे कहाँ जा रहा है? 6 रुपए तो देके जा। यार अभी तो ये 5 रुपए का सिक्का ले लो, 1 रुपए कल देता हूँ। हाँ? अबे डिजिटल रुपए दे भाई। चल जा, कोई बात नहीं, 1 रुपए उधार रहा। तो ई रूपी यूपीआई और वॉलेट से कैसे डिफरेंट है? तो जो ई रूपी है ये हमारे इस कैश करेंसी का ही डिजिटल फॉर्मेट है। ऑन एटलीस्ट ऑन पेपर जिस तरह से आप कैश किसी को भी दुकानदार को दोगे उसका कोई रिकॉर्ड कहीं बन नहीं रहा है, ठीक उसी तरीके से ई रूपी अगर आप किसी को दोगे एटलीस्ट ऑफ लोअर वैल्यू, तो ऑन पेपर आरबीआई के डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इसे वो ट्रेस नहीं करेंगे, इसमें एनोनिमिटी मेंटेन रखेंगे। लेकिन यूपीआई या वॉलेट में आपके पास सारा डेटा जो होता है वो उस थर्ड पार्टी कंपनी के पास, चाहे तो गूगल पे के पास, चाहे तो पेटीएम के पास स्टोर होता रहता है। एंड टेक्निकली आपको डिजिटल रुपी भेजने के लिए बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वॉलेट या यूपीआई के केस में बैंक अकाउंट से ही ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं। तो कई मायनों में ये यूपीआई और वॉलेट से एक कदम आगे है। ई रूपी के बेनिफिट्स। तो पहला बेनिफिट, इस देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इवन जनधन अकाउंट्स के बाद भी जिनके पास अभी भी एक बैंक अकाउंट नहीं है। थ्रू डिजिटल रुपी उनको मेन बैंकिंग इकोसिस्टम में लाया जा सकेगा, जिससे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे बिना बैंक अकाउंट के हुए भी। इसके अलावा आरबीआई जो हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, जैसे लास्ट ईयर 5,000 करोड़ रुपए, उससे पहले 4,000 करोड़ रुपए कैश मैनेजमेंट एंड प्रिंटिंग में, वो पूरा खर्चा इससे कम हो जाने वाला है, बहुत कम हो जाने वाला है। थर्ड बेनिफिट, बाकी सारे पेमेंट सिस्टम्स के कंपैरिजन में, चाहे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ले लो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ले लो, उनके कंपैरिजन में ई रूपी के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए जो एनर्जी खर्च हो रही है, जो बिजली लग रही है, वो रिलेटिवली कम है। और जब ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा हो रहे होते हैं तो वो सेविंग सिग्निफिकेंट हो जाती है। फोर्थ बेनिफिट, सीबीडीसी का यूज करके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस भी आसान हो पाएंगे, क्योंकि अब एक कंट्री का सेंट्रल बैंक दूसरे कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा होगा और उसमें बहुत सारे बैंक्स आपस में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। एंड लास्टली बात आती है एनोनिमिटी की, मतलब जैसे आप 500 रुपए का नोट किसी को देते हो और उसे कहीं ट्रैक नहीं किया जा सकता आपने किसको दिया, वो नोट कहाँ गया, उसी तरीके से एटलीस्ट फॉर लोअर वैल्यू ट्रांजैक्शंस आरबीआई ने बोला है कि वो ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं होंगे। तो अगर आप वॉलेट या यूपीआई से समझे तो थोड़ी सी एनोनिमिटी ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें प्योरली कैश से तो वहां पर वो एनोनिमिटी नहीं है, क्योंकि ये तो आरबीआई ने बोल रहा है अगर वो चाहें तो सारे ट्रांजैक्शन है तो उन्हीं के पास, वो इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर 10 रुपए का सीरियल नंबर का नोट है ये किस तरीके से कहाँ कहाँ गया है और उसका ओवरऑल क्या रास्ता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 रुपए का नोट एनडी को दिया, एनडी ने रोहन को दिया, रोहन ने मनदीप को दिया और से मनदीप ने मुझे वापस दे दिया, तो ये पूरी चेन आरबीआई अपनी ब्लॉकचेन में ढूंढ सकेगा। तो जनता जाने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर अभी तक आपने एलएलए के न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे 2 न्यूज़लेटर्स हैं। द सक्सेस सर्कल जो एम्प्लॉइज को बनाता है जागरूक, आता है हर मंडे सुबह 8 बजे और टैक्सेशन से लेकर सैलरी तक कई सारे विषयों पर बात करता है। इसके अलावा हमारा दूसरा न्यूज़लेटर है द फ्यूचर एंड एआई, उसमें हम बात करते हैं कैसे एआई से आप अपनी जॉब को बचा सकते हैं और एआई को यूज करते हुए कैसे अपने काम को आसान बना सकते हैं। दोनों ही न्यूज़लेटर कंप्लीटली फ्री है। न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करने का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर एलएलए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि अभी तक 60% ऑडियंस हमारे वीडियोस देखती है लेकिन फॉलो नहीं करती, सब्सक्राइब नहीं करती। एंड लास्टली, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी स्टोरीज में जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक और एलएलए के एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।